हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th का दूसरा चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, पर अभी प्रेजेंट में बहुत ही अच्छी स्लाइडों के साथ, चित्रों के साथ लेकर आई हूँ, जिससे आपको बहुत ही अच्छा समझ में आए और एक्सप्लेनेशन और भी अच्छा हो सके। इसलिए मैंने बहुत ही अच्छी तरह से नई स्लाइडें बनाई हैं, आप जिससे बहुत अच्छे से समझ सकें। तो हम जानेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो हमारा चैप्टर ही है वो स्पष्ट कर रहा है कि हमारे आसपास पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध है, तो हम उसके बारे में ये जानकारी प्राप्त करेंगे। और कौन अशुद्ध है, कौन शुद्ध है, कौन विलेय है, कौन विलायक है, विलयन है, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। तो आप सारे बच्चे ये ग्राफ जो देख रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस ग्राफ से हमें ये जानकारी मिल रही है कि पदार्थों को कितने भागों में बांटा और हमें इसे पृथक कर करके अलग अलग किस तरह से हम पार्ट में। तो बच्चों याद रखिए कि पदार्थ जो है वो 4 भागों में या 3 भागों में नहीं, 5 भागों में बटा है। हमारे वैज्ञानिकों ने अभी कुछ ही साल पहले जो है ये जांचा कि पदार्थ है 3 अवस्थाओं में नहीं, 5 अवस्थाएं व्यक्त करता है। तो वो हैं ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और 5वीं जो अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन कहते हैं। अब जो गैसीय अवस्था है या जो पदार्थों की अवस्था है, अलग अलग भौतिक परिवर्तन होते हैं, और पदार्थ जो होते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के आधार पर ये 2 प्रकार से होते हैं पदार्थ, एक तो शुद्ध पदार्थ और एक होता है मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा जाता है, तत्व और यौगिक में। और पदार्थ जो मिश्रण के रूप में होता है उसे 2 भाग में बांटता है, एक तो समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। और जो यौगिक होता है उसके लिए हम पढ़ते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम है, यानी यदि हम कोई भी यौगिक है या तो हम रासायनिक विधि के द्वारा बनाए या प्रकृति से बना हो, तो वो हमेशा जिस भी विधि से बना हो तो उनमें जो संगठक आपस में मिले होंगे वो एक निश्चित मात्रा में होंगे, उनकी जो मात्रा है निश्चित ही होगी। जैसे मान लो जल यदि हम रासायनिक विधि से बनाए या फिर हमें जो प्रकृति से भी प्राप्त है, उनमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होगा, जो एक निश्चित होगा। तो वही कहलाता है स्थिर अनुपात का नियम। तो आइए अब हम जानेंगे इस पाठ से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें। तो देखिए तत्व क्या है, हमने इस पहले पाठ में पढ़ा था। तो तत्व क्या है और तत्व कितने भागों में बांटा, हमें पहले इस जानकारी को होना चाहिए। तो तत्व क्या है कि एक शुद्ध पदार्थ जिसे ना तो साधारण पदार्थ में तोड़ा जा सकता है, ना किसी अलग भौतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा 2 या 2 से साधारण पदार्थों से बनाया जा सके, उसे क्या कहते हैं, तत्व। जैसे लोहा और सोडियम, ये क्या हैं, तत्व हैं, धातु तत्व हैं। तत्व कितने प्रकार के, एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। याद रखना, तत्व किससे बने हैं, अणुओं से, और अणु किससे मिलकर बने हैं, परमाणुओं से मिलकर बने हैं। तत्व के प्रकार हैं धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु हमेशा याद रखना चमकदार होती हैं और अधातु उनमें कोई चमक नहीं होती। और उपधातु ऐसे धातु और अधातु के बीच के गुण, मतलब जो धातु और अधातु के जो बीच के गुणों को व्यक्त करता है वो कहलाता है उपधातु। तो ये मैंने थोड़ा सा इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन दिया। अब आइए हम जानेंगे इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है कि विलायक क्या है, विलायक को परिभाषित कीजिए। तो अगर आपने विलेय और विलायक को समझ लिया तो विलयन भी समझ में आ जाएगा। तो विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को उसमें घोल देता है विलायक कहलाता है। तो आइए हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। देखिए कि एक विलयन है सबसे पहला, दूसरा विलेय है यानी जो पाउडर जैसे फॉर्म में है, शक्कर का बरूदा है, और दूसरा जो है विलायक जिसे हम जल कहते हैं। तो जब जिसकी मात्रा कम होती है जिसे हम विलायक में घोलते हैं वो विलेय, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय
और जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है वो विलायक। और जब हम विलेय और विलायक को आपस में मिला देंगे तो बना हुआ पदार्थ क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। तो आपको यहाँ 3 चीज़ें समझ में आई होंगी, विलेय, विलायक और विलयन। यदि आप ये तीनों चीज़ें समझ गए तो आपको इजी इस चैप्टर में होगा। तो याद रखिए, विलेय जिसमें क्या होती है, पदार्थ की मात्रा कम होती है, और विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को घोल देता है। यानी पानी क्या करेगा? शक्कर को घोल देगा। तो उसने क्या किया? उस घटक को घोल दिया, शक्कर को घोल दिया, तो वो क्या है? विलायक। और विलेय क्या है? विलयन का वह घटक जो विलायक में घोला होता है या घुला होता है। यानी शक्कर को हमने घोला तो शक्कर कम क्वांटिटी में थी, तो शक्कर क्या है? एक विलेय है। अब अगला है, आयोडीन का टिंचर क्या है? तो शराब यानी अल्कोहल, यदि अल्कोहल में आयोडीन को कुछ मात्रा में डाल दिया जाए तो जो बना होगा विलयन वो कहलाएगा आयोडीन का टिंचर। अब उसमें आयोडीन की मात्रा मिली होने से क्या होता है? ये क्या करता है? बैक्टीरिया को मारने का, ये घाव को साफ करने का कार्य करता है। तो आयोडीन ठोस विलेय के रूप में और अल्कोहल तरल विलायक के रूप में होती है। तो ये कहलाता है आयोडीन का टिंचर। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु क्या है? तो नाम से समझ में आ रहा, मिश्र यानी मिश्रण। जब 2 या 2 से अधिक धातु या अधातु को आपस में मिलाया जाता है तो जो नई धातु प्राप्त होती है या जो सजातीय धातु प्राप्त होती है या सजातीय मिश्रण प्राप्त होता है उसे कहते हैं मिश्र धातु। जैसे स्टील, लोहे और कार्बन का मिश्रण। स्टील जो बना हुआ है वो किससे बना है? लोहा और कार्बन से। यानी स्टील जो है लोहा और कार्बन का मिश्रण। जब हम स्टील का बर्तन गैस में चढ़ाते हैं तो याद रखना वो काला काला दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि कार्बन उभर कर आता है। तो याद रखिए, स्टील कार्बन और लोहे से मिलकर बना हुआ है। अगला है, द्रव विलयन में गैस का एक उदाहरण दीजिए। तो कोल्ड ड्रिंक्स में विलेय के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को विलायक के रूप में जल के साथ मिलाया जाता है। तो द्रव विलयन में क्या, द्रव यानी जो पेप्सी है या कोका कोला है वो द्रव है, उसमें कौन सी गैस मिली हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हुई है। तो कोल्ड ड्रिंक्स में विलेय के रूप में कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। यही उदाहरण है आपका। अगला है, कोई विलयन तनु या सांद्रित कैसे हो सकता है? तो हम कैसे पता करेंगे? तो विलायक में घुलने वाले विलेय की मात्रा यह तय करती है कि विलयन तनु या सांद्र। यदि विलयन बहुत ही पतला होगा तो वो तनु, और जब गाढ़ा होगा तो वो सांद्र कहलाएगा। जिसकी जैसे मान लो हम शक्कर का जो है 1 स्पून जो है घोलते हैं पानी में, तो याद रखना वो कम मीठा होगा तो वो तनु होगा। जब हम बहुत सारी शक्कर को घोल देंगे तो वो गाढ़ा हो जाएगा, सीरक का रूप ले लेगा, तो वो सांद्र कहलाएगा। अब आ जाता है अगला प्रश्न, विलयन की सांद्रता क्या है? तो आप देखिए, चित्र से ही समझ में आ गया कि एक विलयन है जो पतला दिख रहा है, एक गाढ़ा दिख रहा है। तो विलयन की सांद्रता किसी दिए गए विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा किसी दिए गए द्रव्यमान या विलायक की मात्रा में घुले विलेय की मात्रा होती है। तो आपको ये याद रखना है, विलयन में जितना हम विलेय घोलते हैं वो उतना ही ज़्यादा गाढ़ा होता जाता है। वही विलयन की क्या कहलाता है? सांद्रता कहलाता है। आप समझ के याद करिएगा तो बहुत अच्छे से याद होगा। तो विलयन की सांद्रता दिए गए विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा है। यानी विलेय की मात्रा हम जितनी ज़्यादा घोलेंगे वह उतना ही अधिक गाढ़ा होगा, तो वही कहलाएगी उसकी सांद्रता। अगला क्वेश्चन है, जली और गैर जली, मतलब जली और गैर जली विलायक के बीच में अंतर बताना। तो कुछ नहीं, जली विलयन में विलायक के रूप में जल होता है और गैर जली विलयन में विलायक के रूप में जल नहीं होता है, जल नहीं घोला जा सकता। अगला है, किसी विलेय की घुलनशीलता का अर्थ क्या है? तो दिए गए तापमान पर संतृप्त घोल में मौजूद विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? उसकी घुलनशीलता। यानी जो भी पदार्थ है, यदि कोई भी विलेय है हम उसको पानी में घोल रहे हैं तो वो आसानी से घुल जा रहा है तो वो घुलनशील है। और जो नहीं घुलता, मान लो हम रेत है, रेत को पानी में घोलेंगे तो वो नहीं घुलेगा, तो वो कैसा होगा? अघुलनशील। तो जो विलेय पानी में घुल जाता है, आसानी से विलायक में घुल जाता है, वह उसकी घुलनशीलता है। अब आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, संतृप्त, असंतृप्त, ये सारी चीजें। तो संतृप्त विलयन क्या है? तो किसी दिए गए तापमान पर विलायक में घुले विलेय की अधिकतम मात्रा को संतृप्त विलयन कहते हैं। जहां कोई
और विलेय आगे ना घुला जा सके तो वो कहलाता है संतृप्त विलयन। अब आ जाता असंतृप्त। यदि किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त से कम है तो वो क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन। तो फिर से रिपीट कर रही हूं, यदि किसी विलयन में विलेय की मात्रा कैसी हो? संतृप्त से कैसी होती है? उसमें अंतर हो और उससे कम हो तो वो क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन को असंतृप्त विलयन में कैसे बदला जा सकता है? तो संतृप्त विलयन को गर्म करने पर, यानी जब हम संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है? असंतृप्त हो जाता है। और असंतृप्त विलयन ठंडा करने पर किस में बदल जाता है? संतृप्त विलयन में बदल जाता है। तो ये आप याद रखिए, हम संतृप्त को असंतृप्त में और असंतृप्त विलयन को संतृप्त विलयन में बदल सकते हैं। अब अगला है, जल को सर्वव्यापक विलायक क्यों कहा? देखिए, सर्वव्यापक, जल में बड़ी संख्या में पदार्थ घुल सकते हैं। हम सारे पदार्थ किस में घुलते हैं? जो भी है जल में घुलते हैं, और जल क्या करता है? उसे आसानी से घोल देता है, इसलिए वो क्या कहलाता है? सर्वव्यापक विलायक। अब जानेंगे हम टिंडल प्रभाव। कोलाइडी कणों द्वारा जो प्रकाश के प्रकीर्णन, यानी क्या होते हैं? हमारे आसपास बहुत सारे कण विद्यमान हैं, वो कण ही क्या कहला रहा है? कोलाइडी कण। तो अब वो कोलाइडी कण जिनसे प्रकाश का क्या हो रहा है? प्रकीर्णन। आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि प्रकाश टार्च के द्वारा डाला जा रहा है, और जैसे ही उस विलयन में प्रकाश डाला जा रहा है तो वो प्रकाश को क्या कर रहा है? प्रकीर्णित कर रहा है। तो प्रकाश का इस प्रकार का प्रकीर्णन करना, जिगजैग गति से प्रकीर्णित करना ही क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। इसकी व्याख्या टिंडल वैज्ञानिक ने की, इसलिए इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो आपको चित्र सहित ही करना है। हम घरों में जब कच्चे घर, जब खप्पड़ से यदि छोटा सा उजाला आ रहा है तो हम उस उजाले से टिंडल प्रभाव को भी देख सकते हैं। तो वही कहलाता है टिंडल प्रभाव। कोलाइडी कणों का यहाँ वहाँ गति करना टिंडल प्रभाव को व्यक्त करता है। अगला है, कोलाइडी मिश्रण को हम किस प्रकार अलग कर सकते हैं? तो याद रखना, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिसके द्वारा मक्खन को दूध से, मक्खन को दही से, मक्खन को मतलब इनमें से मक्खन को अलग करना ही क्या कहलाता है? कोलाइडी कणों का पृथक्करण, जिसे हम अपकेंद्रण करते हैं। माँ और दादी लोग क्या करती हैं? मक्खन हटाती हैं तो वो क्या करती हैं? मटके में, आप चित्र के माध्यम से देख ही रहे हैं, मटके में क्या करती हैं? उस वही दही को भर देती हैं और उसे मथती हैं, तो जो मलाई है वो ऊपर की ओर आ जाती है। तो अपकेंद्रण वही प्रोसेस है। तो अपकेंद्रण द्वारा, अपकेंद्रण मशीन में कोलाइडी विलयन को परख नली में लगकर बहुत तेजी से घुमाया जाता है, और जब तेजी से घुमाया जाता है तो अपकेंद्री बल के द्वारा कोलाइडी कण अलग हो जाते हैं। तो कोलाइडी कणों को पृथक करना ही कौन सी विधि कहलाता है? अपकेंद्रण। तो आप कोई भी चित्र बना सकते हैं। अगला प्रश्न हो जाता है विलयन। किसे कहते हैं विलयन? हमने पहले ही जाना कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या है? समांगी मिश्रण। जैसे नींबू का जल और सोडा जल, ये क्या है? विलयन के उदाहरण हैं। विलयन को दो भागों में बांटा जा सकता है, घुलनशील पदार्थ और अघुलनशील। तो जो घुलनशील, जो कम मात्रा में है वो विलेय, और अधिक मात्रा में है वो विलायक। तो शक्कर और चीनी का मिश्रण जब आपस में घुलता है तो शक्कर है वो विलेय है, और जो पानी से बना हुआ जो शर्करा का जो पानी है वो क्या है? विलायक है। अब हम जानेंगे वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में अंतर। तो मैं 7 अंतर समझा रही हूँ, आप पेपर में कम से कम 5 अंतर लिख कर आना है। तो विलेय के कण आकार में बहुत छोटे होते हैं तो वो वास्तविक विलयन, और विलायक के जो कण हैं वो आकार में वास्तविक से कुछ थोड़ा सा छोटे हों तो वो कोलाइडी विलयन, और जो निलंबन के जो कण हैं वो कणों का जो आकार होता है वो कैसा होता है? बड़ा होता है। तो आपको याद रखना है इनमें डिफरेंस। अब दूसरा पॉइंट है, विलेय के कण नग्न आँखों से नहीं देख के सकते हैं, यानी जो वास्तविक विलयन है उसमें जो विलेय के कण हैं वास्तविक आँखों से, हम साधारण आँखों से नहीं देख सकते हैं। और विलेय के जो इसमें कोलाइडी जो कण हैं इन्हें भी हम साधारणतः नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। और जो निलंबन के जो कण हैं हम साधारण आँखों से देख सकते हैं। अगला है समांगी मिश्रण। जो है वास्तविक विलयन जो है वो समांगी मिश्रण है, और जो कोलाइडी विलयन है
वो क्या होता है, समांगी दिखाई देता है परंतु वास्तविक में समांगी नहीं है। और जो निलंबन है वो एक विषमांगी विलयन है या विषमांगी मिश्रण है। फोर्थ पॉइंट है, छानन विधि द्वारा इसे पृथक नहीं कर सकते, यानी वास्तविक विधि को छानन विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। और हम कोलाइडी में भी नहीं कर सकते पृथक, पर हम छानन विधि के द्वारा निलंबन को पृथक कर सकते हैं। अब वास्तविक विलयन कैसे होते हैं, पारदर्शी होते हैं, कोलाइडी अपारदर्शी और निलंबन पारभासी होते हैं। अगला है कि ये जो है स्थिर विलयन दर्शाते हैं और ये इनमें स्थायी, ये जो दोनों याद रखिए, वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन स्थायी होते हैं पर निलंबन अस्थायी होते हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते। वास्तविक विलयन कभी भी टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाएंगे, ना ही हम कोलाइडी विलयन क्या होंगे, वास्तविक विलयन जो है अभी देख रहे थे टिंडल प्रभाव नहीं दर्शा रहे हैं, पर कोलाइडी विलयन क्या करेंगे, टिंडल प्रभाव को दर्शाएंगे। और जो निलंबन है ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखा सकते, यानी क्या होता है, केवल कोलाइडी कण ही टिंडल प्रभाव को व्यक्त करते हैं। अगला है मिश्रण और यौगिक में अंतर। यदि इन तीनों में अंतर नहीं आता तो आपको याद रखना है मिश्रण यौगिक में अंतर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तत्वीय यौगिक केवल मिश्रण बनने के लिए मिलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। मिश्रण में आपस में दो चीज़ें आपस में मिलती हैं और जो नया पदार्थ बनता है वही तो क्या कहलाता है, मिश्रण। अब यौगिक में एक पदार्थ क्रिया करके नया पदार्थ बनाता है, वही क्या कहलाता है, यौगिक। अगला है, किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते, संगठन परिवर्तनीय होता है और इनमें जो होता है यौगिक में अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित मात्रा में जो है निश्चित अनुपात में संयोग करेंगे। तो यौगिक को हमेशा याद रखना निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। अब मिश्रण का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, वो किसी भी अनुपात में मिल जाते हैं। अगला है, मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुणों धर्म में कैसे होते हैं, समान होते हैं। यानी अगर हमने मान लो सलाद बनाई तो सलाद में हर एक पार्ट अलग अलग अपना गुण दर्शाएगा, पर यौगिक जब बनेगा उनसे नया पदार्थ बना तो वो क्या करेगा, नया गुण दर्शाएगा, उनके गुण अलग अलग व्यक्त नहीं कर सकते हैं। फोर्थ है, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। मिश्रण को हम क्या करते हैं, आसानी से पृथक कर सकते हैं हम भौतिक विधि के द्वारा, पर मिश्रण को यौगिक जो होता है उसे हम रासायनिक विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं, साधारण रूप से नहीं। उदाहरण के लिए लोहा और गंधक जो है वो मिश्रण है। जब मिश्रण बन, अब याद रखिए गंधक तथा लोहा आपस में क्रिया करके आयरन सल्फाइड बनाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। तो हमने जाना कि मिश्रण क्या है और यौगिक क्या है। अब हम जानेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या कहलाता है। तो भौतिक परिवर्तन याद रखिए उत्क्रमणीय परिवर्तन है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु में, दूसरी वस्तु पहली वस्तु में परिवर्तित हो जाए तो वो भौतिक। और रासायनिक या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन में कोई भी पदार्थ नया नहीं बनता है और रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ बनता है वो नया परिवर्तित हो जाता है, नया बनता है। तीसरा है, बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय मात्रा और प्रकाश ऊर्जा निकलती है। और रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ी मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन बर्फ का पिघलना और रासायनिक परिवर्तन लकड़ी का जलना। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आप बिल्कुल इजी रूप में याद रखिए, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन और लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अब हम जानेंगे पायस क्या है। तो जब परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही तरल होते हैं तो उसे पायस कहते हैं। आप चित्र से देखिए, दोनों ही अवस्था एक जैसी हैं, चित्र के माध्यम से दिख रहा है। एक तो परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण दोनों ही एक जैसी अवस्था है, वो पायस है। अब आ जाता है एरोसॉल। तो हम जो वायुमंडल में उपस्थित गैसों का जो आवरण देख रहे हैं, जब ठोस तरल पदार्थ गैस में फैल जाता है, तो आप चित्र में देख रहे हैं कि जब ठोस जो है पदार्थ गैस में फैल जाता है तो उसे एरोसॉल कहा जाता है, जैसे धुआं और कोहरा।
जो धुआं और कोहरा क्या है, हमारे आसपास के वातावरण में फैल जाता है, वही कहलाता है एरोसॉल। अब अगला वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी वह तकनीक है जिसका उपयोग उन विलेय को अलग करने के लिए किया जाता है जो एक ही विलायक में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी में एक स्पॉट को एक पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर पर रख दिया जाता है और जब उसे विलयन में डिप कर दिया जाता है और हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वह अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। तो अलग अलग रंगों में प्राप्त करने की विधि ही क्या कहलाती, क्रोमेटोग्राफी, जिसे ग्राफ के द्वारा अंकित किया जाता है, पहचाना जाता है अलग अलग कलर को, इसीलिए उसे क्रोमेटोग्राफी। क्रोमो का अर्थ होता है रंग, वर्णक, और ग्राफी का अर्थ होता है ग्राफ के द्वारा पहचानना। तो क्रोमेटोग्राफी का अर्थ होता है किसी भी वर्ण को अलग अलग करना, क्रोमेटोग्राफी तकनीक कहलाती है। तो आपको चित्र के माध्यम से समझ में आया होगा, आपको चित्र भी बनाना है। अगला है आसवन। आसवन दो मिश्रणीय तरल पदार्थ को अलग करने की तकनीक। देखिए ना, दो मिश्रण है आपस में मिक्स हो गए हैं और उन्हें अलग करना है, तो उन दोनों पदार्थ को अलग करने की विधि कौन सी विधि कहलाती है, आसवन विधि। आसवन विधि में आप देख रहे हैं कि एक बीकर है, उसे गर्म कर रहे हैं, उसमें दोनों पदार्थ मिश्रित पदार्थ हैं। जब उसे अधिक ताप पर गर्म किया और उसे बीकर की सहायता से दूसरे जार में जब एकत्रित करते हैं तो जो भी पदार्थ हमें पृथक करना है तो वो अलग दूसरे जार में पृथक हो जाता है। तो यही कहलाती है आपकी आसवन विधि। अतः आसवन दो मिश्रणीय तरल पदार्थों को अलग करने की तकनीक है जो बिना अपघटन के उबलते हैं और क्वथनांक में पर्याप्त अंतर भी होता है। तो ये याद रखना, यही आपकी आसवन विधि है। आसवन विधि के द्वारा दो मिश्रणीय पदार्थों को क्या किया, पृथक किया। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट है ऊर्ध्वपातन विधि। आपको याद रखना है ऊर्ध्वपातन, जैसे कपूर हो गया, अमोनियम हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, इनको पृथक किया जाता है। तो दो पदार्थों के बीच ऊर्ध्वपातित पदार्थ जो हैं उन्हें सीधे ठोस में बदलना, यानी वो गैस से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाते हैं, तो वही कहलाता है ऊर्ध्वपातन। तो जो कपूर को हम इसी विधि के द्वारा बनाते हैं, तो कपूर को क्या हुआ, जब एक बीकर में जो गर्म किया जाता है, आप ये जो चित्र है उसके माध्यम से देख ही रहे हैं कि एक थिसिल कीप की सहायता से उसको कॉटन रुई के ऊपर से बंद कर दिया जाता है और उसके अंदर कपूर के जो टुकड़े अशुद्ध रूप में नहीं अशुद्ध रूप में हैं, तो जब उसको गर्म किया जाता है तो गर्मी के कारण वो सीधे वेपर में और वेपर सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो सीधे किसी भी पदार्थ का सीधे ठोस अवस्था में प्राप्त करना, विलयन में ना बदले वो, और ठोस अवस्था में प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। तो आपको इसे चित्र की सहायता से ही बनाना है। अब हम जानेंगे कि किसे, याद रखिए अमोनियम क्लोराइड तथा खाने का नमक के मिश्रण को आसानी से समझा जा सकता है। और मिश्रण को गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड जो है सीधे ठोस से गैस में, जबकि नमक शेष रह जाता है। तो याद रखना अमोनियम क्लोराइड में अमोनिया अलग प्राप्त हो जाती है और जो उसका नमक का जो है सोडियम क्लोराइड वो अलग है। तो हम क्या करते हैं, इसका उपयोग क्या करते हैं, कपूर, नेप्थलीन और एंथ्रासीन अमोनियम क्लोराइड को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। तो ये हमने जानी ऊर्ध्वपातन विधि। अब अगला है निस्तारण विधि। निस्तारण का अर्थ होता है कि अलग अलग जल और तेल है वो मिक्स हो गया तो उसको अलग अलग करना है, तो वो किस विधि के द्वारा करते हैं, निस्तारण विधि के द्वारा। तो पृथक कार्य कीप के द्वारा स्टॉप कॉर्क से खुलने से पानी जो है वो दूसरे बेकर में इकट्ठा हो जाता है और बीकर में बचा तेल अलग कर लेते हैं। तो ये कहलाता है तेल और जल को अलग करना। तो इस विधि के द्वारा याद रखिए निस्तारण विधि के द्वारा तेल और जल को पृथक किया जाता है। तो आप चित्र के माध्यम से स्पष्ट समझ ही रहे होंगे कि किस तरह से हमने तेल और जल को अलग किया। अब अगला आ जाता है तत्व के प्रकार, तो जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हमने जाना कि निस्तारण विधि के द्वारा किस तरह से जल और तेल को अलग किया। तो हमने इतने प्रश्नों के उत्तर को जाना। सारे बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, चित्रों के साथ ही नोट कीजिएगा।
अगले वीडियोस में, अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।